नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के बारे में। जिस तरीके की एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे जो है इस स्टॉक ने बर्बाद किए हैं। और ये जो गिरावट का सिलसिला चालू होता हुआ दिखाई दिया वो इसकी प्रमोटर कंपनी स्टैंडर्ड लाइफ ने जब इस कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेची थी उसके बाद से चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट में जब कभी भी कोई भी छोटी भी गिरावट आ रही है तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत गंदे से ट्रैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखेंगे तो क्या यहाँ पे एक ऑपरेटर यहाँ पे इस स्टॉक को ऑपरेट कर रहा है जो कि यहाँ पे बुरी तरीके से गिरा रहा है। यहाँ पे आज इस स्टॉक के बारे में मैं कोई रेकमेंडेशन या ये सारी चीजें नहीं बात करने वाला, बल्कि एक आम इन्वेस्टर्स की तरह बात करने की कोशिश करूंगा उन आम इन्वेस्टर्स से जो कि इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छी वेल्थ बनेगी, मार्केट में अगर रिकवरी आएगी, मार्केट अच्छा तेजी का है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आपको तेजी के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा सोच के इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद उस इंसान के, उस इन्वेस्टर, उस रिटेल इन्वेस्टर्स के जिसने अपने मेहनत के पैसे वहां लगाए थे, उसके पैसे यहाँ पे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदे तरीके से इस स्टॉक को ऑपरेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक से पहले बाहर किया जा रहा है और बड़े मात्रा में नीचे की तरफ कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इसको नीचे की तरफ एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स एक लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका हिम्मत जो होता है वो जवाब दे जाता है। और जिस तरीके से पैनिक सेलिंग इस स्टॉक में हो रही है पिछले कई दिनों से, आप देखेंगे इस स्टॉक में किसी प्रकार का कोई रिवर्सल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक कोई खराब है। एचडीएफसी ग्रुप जो कि अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर अच्छे चीजों का अगर स्टैंडर्ड आप देखते हैं तो एचडीएफसी ग्रुप का नाम सबसे टॉप पे आता है। और उसके बावजूद उसी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक जो कि लगातार यहां से टूट रहा है। 3365 रुपए का हाई सितंबर के महीने पे लगाया था दोस्तों। आप चार्ट पे भी जाएंगे जब तो यहां पे देख सकते हैं इस स्टॉक में किस तरीके की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात कर रहे हैं इस स्टॉक की हम चार्ट पे कि किस तरीके से स्टॉक जो है पिछले 4-5 महीनों से चार्ट पे चलता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3365 रुपए का हाई लगाया था इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9 सितंबर को। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिए, हर महीने की जब कभी भी कोई एक्सपायरी होती है उसके टाइम यहाँ पे इस स्टॉक में बहुत बड़ा प्रेशर आता है और कोई न्यूज भी आती है वो एक्सपायरी के समय ही डाली जाती है ताकि रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी एफएनओ में पोजीशन बनाई हो या फिर कैश में भी लेके रखा हो वो यहाँ पे बुरी तरीके से फंसे। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ ने जो हिस्सा बेचा था दोस्तों वो दिन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिला था। 5% हिस्सा जो था स्टैंडर्ड लाइफ ने यहाँ भेजा था। लगभग 2900-3000 करोड़ के आसपास की जो डील थी वो थी यहाँ पे कहने के वैल्यूएशन में। और यहाँ आप देख सकते हैं 5-6% की बड़ी गिरावट थी, 2900 के आसपास स्टॉक आ गया था। और उसके एक दिन पहले 28 सितंबर को अचानक से 2-2:30 बजे के बाद इस स्टॉक में पैनिक सेलिंग चालू होती है। न्यूज किसी को पता नहीं होती और मार्केट बंद होने के बाद आती है न्यूज कि यहां से बहुत नीचे के भाव पे 2900 के भाव पे स्टैंडर्ड लाइफ यहां आके अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है। अब सोच के चलिए कि उससे पहले इस स्टॉक में लगभग 1 महीने पहले 20 अगस्त से आप देख रहे हैं 3000-2900 के आसपास स्टॉक था, वहां से 3300 तक स्टॉक को पहले ऊपर किया जाता है। ऊपर में यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा और उसके बाद इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज डाल के लगातार सेलिंग का प्रेशर बना दिया गया। उसके बाद से कहीं पे भी स्टॉक उठा नहीं और हर महीने की एक्सपायरी आप यहाँ देख सकते हैं। अक्टूबर की एक्सपायरी में पूरा महीना यहाँ पे स्टॉक डाउन था लास्ट के 8-10 दिनों में। फिर उसके बाद स्टॉक में थोड़ी भी रिकवरी नहीं हुई, 50-100 रुपए की। नवंबर के महीने में फिर से इस स्टॉक में एक्सपायरी के आसपास गिरावट देखने मिली बड़ी। उसके बाद फिर दिसंबर का महीना आया, वहां पे भी आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट देखने मिली, लगभग 2200-2300 रुपए तक के लेवल जो थे स्टॉक ने वहां पे भी छू लिए थे। और ले दे करके अभी स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई थी जब निफ्टी पूरा नीचे से रिकवर होकर 18,300 तक चला गया तो भी ये स्टॉक उतना रिकवर नहीं हुआ। लेकिन पिछले 4-5 दिनों का अगर आप यहाँ चार्ट देखते हैं तो 18 तारीख को आप देखेंगे 18 जनवरी के दिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2500 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था और वहां से गिर के 2118 के लेवल पे आज का दिन का जो लो है वो लगता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो पिछले 5-6 दिनों में अगर आप गिनती से देखते हैं तो आपको 5-6 दिन के अंदर ये स्टॉक 300-350 रुपए से भी ज्यादा बड़ी गिरावट जो है कहीं ना कहीं दिखा चुका है। यानी कि
बुरी तरीके से ये स्टॉक जो है वो ट्रैप करता हुआ दिखाई दिया लोगों को। परसेंटेज टर्म में अगर हम देखते हैं ऊपर लेवल से, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 15% टूट गया 5 से 6 दिनों में। और एक ऐसा स्टॉक जिसमें इतनी बुरी तरीके से गिरावट आ रही है लगातार, इसको आप यहाँ पे डेली चार्ट तो दूर है, 10 मिनट के चार्ट पे अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, 10 मिनट के कैंडल पे आप देख सकते हैं आज सुबह खुलते साथ 10 मिनट की 2 कैंडल बनी, स्टॉक लगभग 70, 80, 90 रुपए डाउन था। और उसके बाद मार्केट में पूरी रिकवरी आ गई, लेकिन ये स्टॉक नीचे की तरफ जाके बैठ गया। और आज वॉल्यूम देखेंगे आप तो बहुत ही बढ़ के वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम्स आज यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए पहले 20 मिनटों में, और उसके बाद से भी आप देखेंगे तो बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स जो है आपको देखने मिल रही है। लेकिन स्टॉक में कहीं भी रिकवरी नहीं हो रही है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट गिरा डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद फिर से निफ्टी में रिकवरी आई। बैंकिंग स्टॉक्स पे, बाकी अदर स्टॉक्स पे भी कहीं ना कहीं रिकवरी आई, लेकिन इस स्टॉक में किसी प्रकार की कोई भी रिकवरी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और आप यहाँ पे रोज का देखेंगे 10 मिनट के चार्ट पे पहले ही 10, 15, 20 मिनट में जो गिरावट होनी होती है यहाँ हो जाती है। उसका दिन भर स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में रहता है, कोई रिकवरी इस स्टॉक में नहीं आती है। हर दिन का आप यहाँ देखिए 9:15 बजने की कैंडल आपको इतनी बड़ी दिखेगी कि पहले 10 मिनट के अंदर में ही स्टॉक में गेम ओवर हो जाता है। उसके बाद दिन भर ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में ही काम काज करता है, और उसके बाद यहाँ पे कोई साइजेबल रिकवरी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यहाँ पे क्यों आखिर यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं आ रही। और जब देखो यहाँ लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना, तो कहीं ना कहीं चार्ट के स्ट्रक्चर बुरी तरीके से खराब तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेवल्स पे ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिख रहा है उसको आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है 3350 के आसपास बना। लेकिन अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं वहां पे आता हुआ दिख रहा है जहां इस स्टॉक ने रैली शुरुआत की थी 24 सितंबर 2020 का दिन, जहां इस स्टॉक का बॉटम बना था। और वहां से एक तरफा स्टॉक में तेजी थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ से जो गिरावट हुई है वो भी एक तरफा होती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक अपने बहुत ही साइजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जहां इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अब यहाँ पे उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ स्टॉक में कहीं ना कहीं ठहराव आना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की गिरावट यहाँ हुई है रिकवरी बहुत शार्प होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना जो माल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काट लिया है। इस स्टॉक के बारे में जब हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, इस बार के दिसंबर क्वार्टर के भी जो रिजल्ट है वो आप यहाँ देखेंगे 360 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया था। पिछले साल 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो 2-3% का यहाँ पे गिरावट आपको साल दर साल बेस पे देखने मिल रहा है। नतीजे जो है मान के चलिए कि साल सवा साल से ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ज्यादा कोई बड़ी ऊपर नीचे नहीं हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टॉक अपने पीक लेवल से 40% तक टूट जाए, और वो भी इसलिए कि वहां पे कोई रिकवरी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार ये कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखते हैं ऑलमोस्ट 75% के, तो यहाँ पे कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऑपरेटर डेफिनेटली इसको ऑपरेट जरूर कर रहा होगा कि यहाँ पे स्टॉक में किसी प्रकार की रिकवरी नहीं आ रही। रिटेलर्स लगातार डर के मारे अपना माल बेचे पड़े और कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बुरी तरीके से फंसना हो जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने भी यहाँ पे लिया है माल और यहाँ पे आप भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स की अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई थी, 68.85% हो गई थी 73.88 से। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना 5% माल बेचा था। उस वक्त आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इस माल को सबसे ज्यादा उठाया था पब्लिक शेयर होल्डर्स ने, जो कि 10% से बढ़ के 14.62% हो गई थी। यानी कि यहाँ पे कहने की पब्लिक शेयर होल्डिंग जो थी वो 4-4.25% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी थी। लेकिन पिछले क्वार्टर के अगर आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 14.6 से घट के 11.2 के आसपास जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग आ गई। यानी कि ऑलमोस्ट 3-3.5% का हिस्सा जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग घट गई। लेकिन वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो घटी है वो कहां बढ़ती हुई दिखी है? 8.95 से 10.54, यानी कि एफआईएस की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास बढ़ गई। डीआईएस की शेयर होल्डिंग को आप देख रहे हैं 7.58 से बढ़ के 9.44, 2% के आसपास की शेयर होल्डिंग डीआईएस की बढ़ गई। बड़े इन्वेस्टर्स एफआईएस डीआईएस आप जानते हैं दोस्तों, वो लोग जहां पैसा लगाते हैं वो इस उम्मीद में लगाते नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा, बल्कि इस उम्मीद में लगाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि उनको पता है कि इस स्टॉक में वैल्यू है और यहाँ पे
रिटेलर्स अपना माल बेच रहे हैं और डेफिनेटली वो अगर बेच रहे हैं तो वो फिर वहां पे एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी एनएवी पे अच्छे भाव पे वो स्टॉक मिलता है और धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट करते हैं। वो कोई एक ही दिन में स्टॉक को नहीं खरीद लेते। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बल्क में कभी भी स्टॉक नहीं खरीदते, क्योंकि अगर बल्क में स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, वहां पे प्राइस शूट अप होते हैं। लेकिन अगर वहां पे सेलर्स की संख्या ज्यादा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रोज भी अगर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं वहां पे, तो आपको यहाँ पे रिटेलर्स जो है अपना माल लगातार बेचना पड़ रहा है, क्योंकि भाव ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसलिए उनको प्राइस सपोर्ट मिलेगा नहीं और लगातार प्राइस को थोड़ा थोड़ा नीचे किया जा रहा है, जिससे रिटेलर्स जो है वो मजबूर हो जाता है कि आपको वहां पे अपना शेयर कहीं तो स्टॉप लॉस लगा के काटोगे। आपने अगर 3000 के भाव पे भी स्टॉक लिया होगा, 2900 पे नहीं काटा, 2800 पे नहीं काटा, 2700 पे नहीं काटा, 2600 पे तो काटोगे। अब आप 2600 पे काटोगे, 2600 में किसी ने लिया वो 25 पे नहीं काटेगा, 2400 पे नहीं काटेगा, 2300 पे तो काटेगा। तो कहीं ना कहीं तो रिटेल इन्वेस्टर्स काटेगा। अगर उसकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन तो कब तक वो होल्ड कर पाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी ने यहाँ पे 4-5 दिन पहले 15 जनवरी 16 जनवरी के आसपास एफएनडो में कोई पोजीशन बनाई हो जो कि 24-2500 के आसपास 2500 अप्रॉक्स जो था स्टॉक चल रहा था, अब पिछले 5-6 दिनों में इस स्टॉक में जो गिरावट आई है उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 300, 350, 400 पॉइंट की। अब एफएनडो में उस इंसान को कितना लॉस होगा आप समझ सकते हैं। लगभग 15% का लॉस एफएनडो में होना मतलब सीधा सीधा आपकी रियल कैपिटल पे 75% का लॉस होना, क्योंकि आपने वहां पे 25% मार्जिन दी है। यानी कि अगर आपने 5 लाख का लॉट उठाया 1 लाख रुपए की मार्जिन देके और वहां से स्टॉक 15% नीचे आ गया, तो 5 लाख का 15% आपका कितना होता है आप खुद सोच लीजिए, 75,000 रुपए। यानी कि उसकी रियल कैपिटल लगभग 75,000 साफ हो गई 1 लाख रुपए की मार्जिन में। तो उसने 15% में 75% का लॉस कर लिया, क्योंकि अगर वहां पे उसको 20% मार्जिन देनी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्सेसिव जो है सेलिंग वो देखने को मिल रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी होगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको हर बार किसी ना किसी तरीके से जो है स्टॉक में फंसाया जाता है। इस स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूं अकेले, बहुत से ऐसे स्टॉक है पहले तो उसमें बहुत जोरदार तेजी हो जाती है और जब वो तेजी में नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसका सडनली आपको देखने मिलता है कि कोई ओएफएस आ जाता है या कोई प्रोमोटर्स वहां पे स्टेक सेल करने की न्यूज आ जाती है। लेकिन वो सब कुछ आफ्टर मार्केट आती है, जब वहां पे ऊपरी लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है और जिनको अपना पूरा माल सेल करना होता है वो ऊपर सेल कर देते हैं और उसके बाद वो न्यूज आती है और उसके बाद सडनली वो स्टॉक इतनी तेजी से नीचे जाता है कि वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास निकलने का कोई सहारा नहीं होता। और ये तो दोस्तों अच्छे शेयरों की बात हो गई। यहाँ पे बहुत से पेनी स्टॉक्स है या बहुत से ऐसे छोटे स्टॉक है जिसका निफ्टी है, जिनका किसी भी कोई बड़े ग्रुप से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसके बावजूद भी उन स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। आप यहाँ पे टीटीएमएल का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत से ऐसे पेनी शेयर्स हैं जो कि लगातार सर्किट पे सर्किट लगाए पड़े थे और अचानक से वहां पे कोई सर्किट के बाद कोई न्यूज आ जाती है और उसका लोअर सर्किट का जो सिलसिला चालू होता है, रिटेल इन्वेस्टर वहां पे बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और उसको एक बार भी एग्जिट नहीं मिलती और लगातार हर दिन सिर्फ और सिर्फ सेलर उस प्राइस पे बैठे होते हैं और बायर्स वहां पे आएंगे नहीं। और जब वो स्टॉक ऊपर के प्राइस में ले लेगा और फिर सेलिंग का टारगेट लगाएगा तो सेलिंग उसकी होगी नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे कोई बायर आने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, ज्यादा बड़े निवेश, ज्यादा बड़े रिटर्न की लालच में कोई ऐसे शेयर में पैसे बिल्कुल न लगाए जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जहां से आपने खाली न्यूज में सुना है ये पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या 10 गुना हो जाएगा। दोस्तों वहां पे वो 2, 4, 5, 10 गुना होगा नहीं होगा वो समय की बात है, लेकिन डेफिनेटली वो पैसा जो आपने लगाया वो अगर डूब गया वो वापस आपको नहीं मिलने वाला। तो वो चीज का आप ध्यान रखिए। इसीलिए अच्छे स्टॉक्स पे अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में पैसा लगाए, तब जाके आपके पैसे धीरे से करके बढ़ेंगे। कम बढ़ेंगे लेकिन डेफिनेटली बढ़ेंगे। समय देना पड़ेगा, आपको वहां पे होल्ड करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। वो स्टॉक में हो सकता है आपको कभी एक नेगेटिव ट्रेंड देखने मिले, हो सकता है कोई पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन आपको वहां पर थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसके बाद ही आपका जो पैसा है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।